ये आगे थी। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 2024-25 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। फरवरी 2024 के इंतखाब के बाद मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मकसी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि सियासी और मुआशी चैलेंजिंग के बावजूद पिछले एक साल के दौरान इक़्तिसादी महाज पर हमारी पेशरफ्त मुतासिर कुन रही है। हम सब ने मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के मिल बैठने का मुतालबात की बाज़गुश्त कई बार सुनी है। आज कुदरत ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर चलने का एक और मौका फराहम किया है। हम इस मौका को ज़ायल करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह पर काम करने के लिए हुकूमत की काविशों में ताअवुन करें। जनाब स्पीकर, बजट की तफसीलात पेश करने से पहले मैं इस बजट के पस मंज़र की वजाहत करना चाहूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 1990 में जिन मुआशी इस्लाहात की बुनियाद रखी, उनको आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पाकर तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल हालात का सामना था, क्योंकि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 2 हफ्तों की दरामद के लिए ही काफ़ी थे। महज एक साल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 40% कमी वाक़ई हो चुकी थी। इक़्तिसादी तरक्की तकरीबन सिफर के करीब थी और अफरात ज़र इस सतह पर पहुँच गया था कि लोग तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे थे। इन हालात से निकलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। जनाब स्पीकर, पिछले साल जून में IMF प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी कैफियत थी। नए IMF प्रोग्राम में ताख़ीर इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़श्ता हुकूमत की तारीफ़ करनी होगी, जिसने IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, एक गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तिताम को पहुँची। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद महीनों में हमारी मुसलसल काविशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम सही सिमत में गामज़न हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुँच में हैं। दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने का इम्कान है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं और सरमायाकार मईशत के मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की तायीद और सबूत है। मईशत की बहाली की खातिर अंत तक मेहनत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोalition गवर्नमेंट और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल में हासिल होने वाली ये कामयाबियाँ मामूली नहीं हैं। इनके नतीजे में मुल्क एक बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात अवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया हैं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस समर की है कि हम तरक्की की मौजूदा रफ्तार को तेज़ करते हुए मुआशी खुद इंहसारी की मंजिल को हासिल करें। ये ऐसा काम नहीं कि रातों रात इसे कर दिखाया जाए। इसके लिए हमें सख्त मेहनत, एक होम ग्रोन इस्लाहाती प्लान पर तमाम इदारों और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, हम इस उम्मीद के साथ अपने होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के पुख्ता इरादे और अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं
کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا۔ ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے، ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں۔ ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف ایسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا۔ پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی۔ ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے، جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے۔ توانائی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے۔ حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے۔ نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے، لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔ ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ ان اقدامات میں پیداواری لاگت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے۔ ہمیں SOEs کے تنظیم نو اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور گڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک سال قبل افراط زر 38% تک پہنچ گیا تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن 48% تھی۔ کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ مئی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس 11.8% تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن صرف 2.2% تھی۔ حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتھک محنت کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس ٹو GDP ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ FBR میں
कसीर जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारे को कम करने की हिकमत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के हुजम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाइख्तियार कमेटी तश्कील की गई है, जो हुकूमती ढांचे का बगौर जायज़ा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के हवाले से पहला कदम के तौर पे PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद हुकूमत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना और ऑटोमेशन के ज़रिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ताकि सरमायाकारी, बरामदात और मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। किसी भी हुकूमत के बजट का एक बड़ा हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट में सर्फ होता है। प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में आसानी और शफाफियत के ज़रिए हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ वसाइल की बचत भी की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक ई प्रोक्योरमेंट से सरकारी खर्च में 10 से 20% तक कमी लाई जा सकती है। ये निज़ाम हुकूमती प्रोक्योरमेंट्स में करप्शन, फ्रॉड और बदनीयती जैसे मसाइल पर काबू पाने में भी मुआवन साबित हो सकता है। ये निज़ाम अब 37 वजारतों जबकि 279 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में नाफिज हो चुका है। इसके तहत वफाकी हुकूमत में 14 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। हुकूमत का पुख्ता इरादा है कि तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट को इसी साल ई प्रोक्योरमेंट के फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि अखराजात और वसूलियों के ज़म्न में कोशिशें वफाकी हुकूमत के लिए वसाइल की फराहमी में मददगार साबित होंगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कमर्शियल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इसलिए हमने निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है। हम ना सिर्फ PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे इदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में तवानाई, मालियाती और सनती शोबों में SOEs की मलकियत और इंतज़ाम की निजी शोबे को मुंतकली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसमें मैं ये भी आगे ऐड करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हैं जो SOEs के बोर्ड में हैं, उनकी काबीना के गाइडेंस के मुताबिक रेम्यूनरेशन विल बी कैप्ड एट PKR 1 मिलियन। इस ज़मन में PIA की निजकारी के हवाले से तफसीलात बयान करना चाहूँगा।
इस निजकारी का आगाज नवंबर 2023 में फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती से हुआ। फरवरी 2024 में हुकूमत की बागडोर संभालते ही मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले को तेजी से आगे बढ़ाया। मार्च 2024 में पीआईए होल्डिंग कंपनी की तश्कील की गई, जिसके बाद 622 अरब रुपए की लायबिलिटी को पीआईए से मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रिवेटाइजेशन कमीशन ने अप्रैल 2024 में पीआईए की निजकारी के लिए कौमी और गैर मुल्की अखबारात में इश्तहारात के जरिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दावत दी। 12 कंपनियों ने पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। 3 जून को प्रिवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया। अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में सरमायाकारों की जानिब से बिड्स मंगवा ली जाएंगी, जिसके बाद ये सिलसिला पाया तकमील को इंशाअल्लाह पहुंचेगा। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इससे एक तरफ मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी और दूसरी जानब हवाई अड्डों से हासिल होने वाली आमदन में इजाफा होगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए 15 जुलाई 2024 तक बोलियां मौसूल हो जाएंगी। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग प्रोसेस का आगाज चंद महीनों के बाद किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी है। पेंशन के अखराजात में तेजी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा इन अखराजात में इजाफे की शरह को कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने इस शोबे की इस्लाह के लिए 3 pronged स्ट्रेटजी तरतीब दी है, जिसमें काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। पहली जो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लाइबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज से ही फुली फंडेड होगी। पेंशन की लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड को भी कायम किया जाएगा। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के संगे बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसके तहत मुल्क में लाखों ख़ानदानों को ज़रूरी नक़द इमदाद फराहम की जाती है। मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट का अज़्म है कि कमज़ोर तबके की ज़्यादा से ज़्यादा मुआवनत की जाए। माली साल 2024-25 के बजट के ज़रिए कमज़ोर तबकों को BISP प्रोग्राम के ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत दर्ज झेल पेशरफ्त के साथ BISP के लिए मुख्तस रकम को 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक ले जाएगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की मौजूदा तादाद को 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन किया जाएगा। इन खानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखने के लिए कैश ट्रांसफर्स में भी इजाफा किया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम में मज़ीद 10 लाख बच्चों का इंदराज किया जाएगा, जिससे इन वज़ाइफ की कुल तादाद 10.4 मिलियन हो जाएगी। नशोनुमा प्रोग्राम का मकसद बच्चों की ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों के दौरान स्टंटिंग को रोकना है। अगले माली साल के दौरान 5 लाख मज़ीद ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इकोनॉमिक इंक्लूजन को फ़रोग़ देने और लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत BISP के तहत पहली मरतबा पावर्टी ग्रेजुएशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही है। इसके अलावा BISP के ज़रिए माली खुदमुख्तारी का एक हाइब्रिड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मुतारफ़ करने के मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारी मईशत का अहम सतून है, जिसका GDP में हिस्सा 24% और रोज़गार के मौके पैदा करने में हिस्सा 37.4% है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी और सनती शोबे की पैदावारी सलाहियत इसी शोबे पर मुनहसर है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माही परवरी भी कीमती ज़र मुबादला कमाने के बड़े ज़राए हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2022 में किसान पैकेज के तहत मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन का ऐलान किया था। अगले साल इस स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इन इक़दाम से निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए
फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, तवानाई का शोबा गर्दिशी कर्जों के चैलेंज से दो चार है। ये कर्ज अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पावर सेक्टर की पेचीदगियों का हल बिलाशुबा मुश्किल है, क्योंकि बिजली पैदा करने से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर सतह की अपनी डायनेमिक्स हैं और हर सतह पर मुश्किलात पाई जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत इस शोबे में कोर्स करेक्शन और इन मुश्किलात को हल करने के लिए कभी इतनी पुरअज़्म नहीं थी। मौजूदा माली साल के दौरान बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए और इन इक़दाम के नतीजे में हमें उम्मीद है कि साल के इख्तिताम तक सर्कुलर डेट स्टॉक में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से हमें 50 अरब रुपए की बचत होगी। अगले साल के लिए चंद इस्लाहात दर्ज झैल हैं। नुकसानात को कम करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारकर्दगी को बेहतर बनाना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की और गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स शामिल किए जा रहे हैं। 9 डिस्कोज और जेनकोज की निजकारी को तेज़ करने का मंसूबा है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। बिजली की पैदावार को महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड, सोलर और हाइडल पावर जनरेशन की तरफ मुंतकिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती बजट में 253 अरब रुपए की खतीब रकम बजट की गई है। इस शोबे के अहम मनसूबों में इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए 65 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जाम शोरों में 1200 मेगावाट कोल पावर प्लांट के लिए 21 अरब रुपए और एनटीटीसी के सिस्टम से बेहतरी के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, पानी का शोबा फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली की पैदावार और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि अगले माली साल के तरक्याती बजट में आबी वसाइल के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये सरमायाकारी पीने के साफ पानी तक रसाई, ज़रूरी पैदावारी सलाहियत और हाइडल पावर से मुतल्लिका मनसूबों में लगाई जाएगी। इन मनसूबों में महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए, दियामेर भाषा डैम के लिए 40 अरब रुपए, चश्मा राइट बैंक केनाल के लिए 18 अरब रुपए और बलूचिस्तान में फीडर केनाल की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में वफाकी हुकूमत IT सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो देगी। IT सेक्टर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कम मुद्दत में ज़्यादा मुनाफा देने की सलाहियत है। हमारे मुल्क के नौजवानों की महारत और हुनर किसी से कम नहीं। यही वजह है कि हुकूमत की साजगार पॉलिसियों के नफाज के बाद इस साल IT की बरामदात $3.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। माली साल 2024-25 में IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए से ज़्यादा रकम तजवीज़ की जा रही है, जो कि इस शोबे के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा मुख्तस रकम है। ये रकम दर्ज झैल मकासद के लिए मुख्तस की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये रकम जदीद तरीन IT सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टैक्स बेस को बढ़ाने और निज़ाम में मौजूदा लूप होल्स को दूर करने की हुकूमत की कोशिशों में मुआवन होगी। कराची में IT पार्क की तश्कील के लिए 8 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए की रकम बजट की गई है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए गुज़श्ता साल के 1 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम IT सेक्टर के एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई और IT फर्मों में तलबा की इंटर्नशिप के सिलसिले में रखी जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के इक़दाम के लिए 20 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए हुकूमत एक नेशनल डिजिटल कमीशन और एक डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी कायम करने का इरादा रखती है। वक्त के साथ ये अदारे मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने, इनोवेशंस को फ़रोग़ देने
اور ڈیجیٹل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان اداروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہیومن ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاط میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ اسکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کامسیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ پسماندہ اور غریب طلبہ کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ایک ایجوکیشن واؤچر اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کے پروگرام کو اسلام آباد، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری ایمبرسمنٹ آف TT چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آبادکاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے 539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ SME سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی SME اسٹریٹجی کے تحت SMEs کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن
फराहम करेगा। मजीद बराम हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर अल्तफ़ा DLTL क्लेम्स को मरहला वार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रिजुवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकनॉमिक जोन के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फ़ेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा इंशाअल्लाह। दौरा चीन के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में पाकिस्तान की 97 अहम कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस सिलसिले में चीन के शहर शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तवानाई, कल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और फूड सेक्टर से मुतालिक 31 B2B MOU साइन किए गए। साथ ही कई पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मज़ीद MOUs पर गुफ्तगू शुनीद जारी है। इनका ताल्लुक आयरन एंड स्टील, मोबाइल सोलर सेल्स, EVs एंड ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे शोबों से है। साथ ही साथ BOI ने 6 मुख्तलिफ चीनी इदारों के साथ B2B कोलैबोरेशन के लिए MOUs साइन किए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का शदीद ख़तरा लाहक है और क्लाइमेट मिटिगेशन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर काम कर रही है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी है। क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़आल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी लाने के मंसूबों पर अमल किया जा सकेगा। नेशनल डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से मिलने वाली बैरूनी इमदाद के बारे में डेटा मेंटेन करेगा। हुकूमत के बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम में जेंडर एंड क्लाइमेट बजट टैगिंग कर दी गई है, जिससे इन सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मदद मिलेगी। हुकूमत ई-बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। PSDP के लिए 1,400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फराहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। 1,777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होने वाले इजला, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे, तरसीलात ज़र और IT के शोबे को फ़रोग देने के लिए मुख्तस की गई हैं। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुल्क को तरक्की, खुशहाली और समाजी फलाह की तरफ गामजन करने में कलीदी किरदार अदा करता है। ये जिद्दत बुनियादी ढांचे की तोसी और पायदार तरक्की के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। हुकूमत ने 2024-25 के लिए तारीख में सबसे बड़ा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसका हुजम 1,500 अरब रुपए है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो पिछले साल के नजर सानी शुदा हुजम से 101% ज़्यादा है। 1,500 अरब में PPP प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब शामिल हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में तरक्याती बजट का ये हुजम इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, IT और IB वसाइल के इंतज़ाम में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म और इखलास का मज़हर है, ताकि मुआशी तरक्की में सहारा मिले और अहले वतन के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आए। PSDP 2024-25 में जारी मंसूबों की तकमील को तरजीह दी गई है और तकरीबन 81% वसाइल जारी मंसूबों के लिए है, जबकि सिर्फ 19% वसाइल नए मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। माली साल 2024-25 की PSDP में इस शोबे के लिए 59% रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए तरक्याती बजट का 20% रखने की तजवीज़ है। मुल्क में मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाना एक आइनी जिम्मेदारी है। इसलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 10% वसाइल मुख्तस किए गए हैं। तकरीबन 11.2% वसाइल दीगर शोबों जैसे IT और टेलीकॉम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और प्रोडक्शन सेक्टर वगैरह के लिए मुख्तस हैं। PSDP 2024-25 के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तरफ से मंजूर करदा गाइडलाइन के मुताबिक दर्ज झेल मयार पर उतरने वाले मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक एंड कोर प्रोजेक्ट्स, जिनमें आबी वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और तवानाई के शोबों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तमाम गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे, ताकि उनकी तकमील मुकर्रर वक्त पर हो सके, और तमाम शोबों में ऐसे मंसूबे जिन पर खर्चा 80% से ज़्यादा हो चुका है और जिन्हें माली साल 2024-25 के दौरान मुकम्मल किया जा सकता है और मईशत को बरवक्त माली और इक़्तिसादी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बरामदात को सपोर्ट करने, पैदावारी सलाहियत में इजाफा, कम्पेटिटिवनेस को फ़रोग देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेज, सनती तरक्की, एग्रो इंडस्ट्री और सीड डेवलपमेंट, ब्लू इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले नए मंसूबों की भी हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा मुतवाज़न तरक्की और रीजनल एक्विटी और पायदार तरक्की के इक़दामात को भी PSDP 2024-25 में शामिल किया गया है। इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में हम निजी शोबे के अहम किरदार को तरक्की के बुनियादी मुहर्रक के तौर पर तस्लीम करते हैं। हम निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हैं और वायबिलिटी गैप अरेंजमेंट्स के ज़रिए निजी शोबे की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन न सिर्फ दोनों शोबों की ताकत में इजाफा करता है, बल्कि पायदार और जामे तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए ये ताउन इंतहाई ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में हाईवेज़ के नेटवर्क को बेहतर बनाने, बड़े शहरों और इलाकों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और ट्रैफिक के बढ़ते हुए हुजम को संभालने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। मज़ीद बराम ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनका मकसद मुल्क के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देना और जदीद बनाना है, जिनमें हाइड्रो पावर डैम की तामीर, सोलर पावर प्लांट की तनसीब और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना शामिल है, ताकि बिजली की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाया जा सके और तवानाई की बढ़ाती हुई तलब को पूरा किया जा सके। मज़ीद ये कि फ्लड रिडक्शन और ज़रूरी और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डैमों
آبپاشی کے نظام اور نکاسی آب کے نیٹ ورکس کی تعمیر کے ذریعے واٹر ریسورس مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ منصوبے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور آبی وسائل کے انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی میں انفراسٹرکچر فراہمی کے لیے 824 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 279 ارب روپے، واٹر سیکٹر کے لیے 206 ارب روپے، جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے شامل ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے رواں سال میں 244 ارب روپے کے مقابلے میں 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خصوصی علاقے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضم ہونے والے علاقوں کے لیے 64 ارب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی ایس ٹی پی 2024-25 میں اسکلز ڈیولپمنٹ پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں بھرپور ادا کر سکیں۔ کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکیج کی تجویز ہے، جس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور بے نظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کراچی کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے K4 منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے ہسپتالوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گرد و نواح کے علاقوں کی عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائد اعظم ہیلتھ ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے، جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن۔ نمبر 3، پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 4، نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ۔ نمبر 5، کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، ٹیکس دہندگان اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور صنعتوں اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات۔ ایف بی آر نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی۔ اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا سکے۔ اس ضمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے، اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس سلیب میں اضافہ نہ کیا جائے، جبکہ ٹیکس سلیبز میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے، تاہم نان سیلریڈ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45% رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، برآمدات کے لیے نارمل ٹیکس کا نظام۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے 1% کی شرح سے فائنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز،
توانائی کے شعبے کے مسائل وغیرہ کا تدارک کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم۔ موجودہ قانون میں اموویبل پراپرٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر 15% کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر سے اسپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ نمبر 4، سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیا نظام۔ موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 کے بعد ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر فائلرز کے لیے 15%، جبکہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرح 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان میں اموویبل پراپرٹیز کی منتقلی پر مجوزہ پروگریسو ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اس وقت فائلرز کے لیے اموویبل پراپرٹیز خریدنے پر فلیٹ 3% اور نان فائلرز پر 6% ٹیکس عائد ہے۔ ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے، بلکہ جائیداد کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاگت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز، نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے 3 الگ الگ ریٹس متعارف کرائے جائیں۔ اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس مجوزہ قدم کا مقصد نان فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ نمبر 6، سپلائی چین میں تاجروں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا جو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا۔ اس وقت صرف مخصوص کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تاجروں کو ڈاکومنٹ کرنے اور نان فائلنگ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیکس وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے۔ نان فائلر سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 7، موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا۔ موجودہ قانون کے تحت 2000 سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنیاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، زیرو ریٹنگ، ریڈیوسڈ ایگزمپشنز اور ریڈیوس ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ۔ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مساوات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے۔ اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزمپشنز دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزمپشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزمپشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا۔ ان کی تفصیلات فنانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ۔ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر لاگو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے۔ یہ ٹیکس بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برانڈڈ مصنوعات پر لاگو ہوگا۔ یہ ٹیکس اس طبقے پر لاگو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے۔
اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، موبائل فونز کو 18% سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز۔ کنسیشنری ریٹس مارکیٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹورشنز پیدا کرتے ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور مارکیٹ فورسز مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے۔ نمبر 4، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ وغیرہ پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق۔ اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک اسکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور سٹیل اسکریپ پر ایگزمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس انپٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 12% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ میں اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4،
लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत का खात्मा। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है क्योंकि $50,000 और उससे ज़ायद कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने की इस्तिताअत रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज़ भी अदा कर सकते हैं। नंबर 5, शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। गुज़श्ता चंद बरसों में मुकामी तौर पर तैयार कुदा शीशे की बरामद में इजाफे का रुझान देखा गया है। मुकामी सनअत की हौसला अफजाई और मदद के लिए शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज़ में दी जाने वाली रियायतों पर छूट ख़त्म की जा रही है। नंबर 6, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। स्टील और कागज़ की मसनूआत, बॉल बेरिंग्स वगैरह की मकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इन तमाम अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही है। जनाब स्पीकर, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार सबका इससे ख़ास तौर पर मुतासर हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक फराहम करेंगे। इस कदम पर मैं अताउल्लाह तारर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और दोनों ऐवानों के अरकान की हमायत और मशवरे के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR और प्लानिंग डिवीज़न की अनथक मेहनत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हम अपने मुल्क और इसके अवाम की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसके जायज़ और मुस्तहक मकाम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कौमी इत्तेफाक राय ना हो। मुआशी कामयाबियाँ हासिल करने वाले मुल्कों में अपनी मुआशी इस्लाहत मुश्तरका कोशिशों और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए की हैं। हम सिर्फ इस सूरत में कामयाब होंगे जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी ज़ाती और पार्टी मुफादात से बुलंद होकर इन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ मैं अपोजिशन बेंचेस पर बैठे साथियों से ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो इस बजट के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा सकें। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों में मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब। Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 3. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Senator. Papers to be laid before the National Assembly. जी मिनिस्टर साहब, ये
item number 3 move कीजिए. Speaker Sahab, नहीं मेरे पास है. I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for fiscal year 24-25, including revised estimates for fiscal year 23-24. Number 2, demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25. Number 3, regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24. Number 4, excess budget statement for fiscal year 22-23. The annual budget statement for the financial year 2024-25, including revised estimates for the financial year 23-24, the demand for grants and appropriations for the financial year 2024 and 25, regular and technical supplementary grants for financial year 22-23 and 23-24, and excess budget statement for the financial year 22-23 stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance, to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024. The bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and amend to certain laws, the Finance Bill 2024 stands laid. आपके जो बुक्स के सेट हैं ये आप बाहर से प्लीज ले लीजिएगा पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 20th of June 2024 at 5 p.m. बजट 2024-25 वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया उसके मुताबिक बैरूनी कर्ज़ों पर सूद की रकम 1158 अरब रुपए रखी गई है. बजट 2024-25 में सब्सिडी का हजम 1509 अरब रुपए रखा गया है, जबकि तवानाई पर सब्सिडी 800 अरब रुपए रखी गई है. बजट में हुकूमत की मजमूई आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए, एक्साइज ड्यूटी से आमदनी का तखमीना 672 अरब रुपए, सेल्स टैक्स से आमदनी का तखमीना 3,855 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी से आमदन का तखमीना 1,296 अरब रुपए, टैक्स के अलावा आमदन का तखमीना 2011 अरब रुपए, पेट्रोलियम लिवी से वसूली का तखमीना 1080 अरब रुपए, जबकि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज से वसूली का तखमीना 78 अरब रुपए रखा गया है. बजट में बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 58 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र का हदफ 30.6 अरब डॉलर और माली खसारे का तखमीना 9,600 अरब डॉलर रखा गया है. नए माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 530 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर में सूबों के लिए रकम 870 अरब रुपए रखी गई है, जबकि बजट में मजमूई अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए रखा गया और जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब रुपए रखे गए हैं. नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 1,221 अरब रुपए, दिफाई अखराजात 2,152 अरब रुपए, कर्ज़ों पर सूद की रकम 9,775 अरब रुपए और अंदरूनी कर्ज़ों पर सूद की रकम 8,517 अरब रुपए रखी गई है.